वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हाल ही में संपन्न हुए निबंध पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि यूपीएससी ने जिस प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे वो क्यों पूछे, कहाँ से पूछे, उसका सोर्स क्या था और प्रश्न आपसे डिमांड क्या कर रहा था कि आपको उसमें क्या लिखना था जिससे आपको निबंध पेपर में सर्वोत्तम अंक मिल सकें। तो हम बारी बारी से इन प्रश्नों को देखते हैं एवं उनकी डिमांड को जानेंगे एवं उनका सोर्स देखेंगे। हम टेलीग्राम चैनल पर लगातार ये बताते रहते हैं कि पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण होता है। हम एक एक प्रश्न को लेकर बताएंगे कि ये प्रश्न पीवाईक्यू के इस वर्ष से पूछा गया है, इस थीम को लेकर पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका देखिए पहला प्रश्न है निबंध को, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। तो आप इसको देखेंगे प्रश्न को तो इसका सोर्स देखेंगे। 2013 में इसी थीम को लेकर प्रश्न पूछा गया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी राष्ट्र के विकास के लिए विकास और सुरक्षा के लिए रामबाण है। ये 2013 में पूछा गया है। अब देखते हैं कि ये सिमिलर कैसे है, थीम कैसे सेम है। बहुत से अभ्यर्थी बोलेंगे ये तो हमको सेम लग ही नहीं रहा। अब हम आपको बताते हैं ये सेम कैसे। प्रश्न की डिमांड को पहले आप देखेंगे। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। देखिए आप प्राचीन काल से लेके आज तक का जो समय देखेंगे वर्तमान काल तक, अभी साम्राज्य धन के बल पर, बाहुबल पर और भी कई कारण होते हैं। उसमें मस्तिष्क भी एक कारण होता है कि माइंड के द्वारा गेम खेला जाता है और उसके अकॉर्डिंग साम्राज्य को एडजस्ट किया जाता है या उसको बनाया जाता है। लेकिन भविष्य में जो मस्तिष्क का साम्राज्य होगा वो सबसे बड़ा होगा। कैसे देखते हैं, जैसे देखिए वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। तो विज्ञान, आपको जो आज का विज्ञान दिखता है वो इस मस्तिष्क की ही उपज है। तो आप दोनों प्रश्नों को देखेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी राष्ट्र के विकास के लिए विकास और सुरक्षा के लिए रामबाण है। इसमें थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया गया है और उसका थीम वो ही लिया गया है। तो मस्तिष्क किस प्रकार प्रभावित करेगा आगे जाकर देश दुनिया को, परिवार के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आपसे प्रश्न में यही डिमांड है कि आप मस्तिष्क की भूमिका बताएं कि भविष्य में इसकी क्या भूमिका होने वाली है, क्या होनी चाहिए, और आप इसको बहुआयामी रूप में लिखें। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आपका दूसरा प्रश्न है, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। तो देखिए इसका हम थीम देखें तो 2013 में प्रश्न पूछा गया है, जीडीपी के साथ जीडीएच किसी देश की भलाई का आकलन करने के सही संकेतक होंगे। जैसे कि भूटान में हैप्पी इंडेक्स आता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, तो उसको आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। ये प्रश्न तो सीधा सीधा इसी प्रश्न से लिंक होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं। तो जानते हैं इस प्रश्न की डिमांड क्या है। इस प्रश्न में वो सीधा सीधा बोल रहा है कि प्रसन्नता को आप साध्य मत मानिए, यानी आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमको प्रसन्नता को प्राप्त करना है, बल्कि आप जो लक्ष्य को साधे हुए हैं उसको प्रसन्नता के साथ। इसमें प्रसन्नता में क्या क्या समाया हुआ है, इसमें आत्मसंतुष्टि के साथ आत्म संयम, समन्वय, सब कुछ समाया गया है। तो आपको निबंध को उसी दिशा में ले जाना है कि किस प्रकार आत्म संयम, आत्मसंतुष्टि और बिना किसी लोभ लालच के प्रसन्नता होकर किस प्रकार अपने उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सकता है। और आपको इसी दिशा में इस निबंध को लिखना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये प्रश्न है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। ये प्रश्न आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक स्वभाव। अगर आपने ये प्रश्न जो हम आपको अभी बता रहे हैं कि पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं,
यदि आपने कभी इनको पढ़ा होगा या आपने कभी लिखने की प्रैक्टिस की होती तो उसका मैटर और आज के जो ये निबंध हैं, इनके जो प्रश्न हैं, यदि आप इन निबंधों को लिखते तो उसमें 50 to 60% जो मैटर है वो सेम ही होता, बस उसको निबंध की डिमांड के अनुसार एडजस्ट करना होता है। तो जैसे इसमें 2003 में पूछा गया था वैज्ञानिक स्वभाव। तो वैज्ञानिक स्वभाव क्या होता है? विज्ञान की परिभाषा में ये आता है कि तर्कपूर्ण स्वभाव होता है विज्ञान का। तो जहाँ पर तर्क है वहाँ विज्ञान है। तो जो प्रश्न पूछा गया है इस बार, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। तो प्रश्न पूछने से ही विज्ञान होता है। आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको प्रश्न को समझिए। क्योंकि जब प्रश्न उठा तभी अनुसंधान हुए। जैसे इसमें आप न्यूटन का उदाहरण डाल सकते हैं। जैसे जब पेड़ से सेब गिरा तभी उनको मन में प्रश्न आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं। तो उन्होंने फिर इस पर अनुसंधान शुरू किया। तो आप ये तो सिर्फ देखिए एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी चीज़ को उठाकर देखिए, वो शुरुआत प्रश्न से ही हुई है। यहाँ तक कि जो आग का आविष्कार भी है, किसी ना किसी के मन में प्रश्न आया होगा कि पत्थर से टकराने से जो चिंगारी उत्पन्न हुई है, क्या मैं दोबारा करूँगा तो इससे कोई चिंगारी बड़ी हो सकती है। तो ये भी उसके मन में प्रश्न था। हालांकि उस समय भाषा नहीं थी, लेकिन प्रश्न जरूर था, वो अंतर मन में था। तो आप संसार की हर एक चीज़ देखेंगे वो प्रश्न से ही संबंधित है, प्रश्न से ही शुरू होती है। क्योंकि जो मानव का स्वभाव है वो वैज्ञानिक स्वभाव है, प्रश्न पूछने का स्वभाव है। तो इस प्रश्न की डिमांड यही थी कि आप इसको बताएं कि प्रश्न पूछने से ही विज्ञान कैसे रिलेट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। हमने जैसी लास्ट क्वेश्चन देखा था उसका मैटर और इसका मैटर लगभग 50 से 60% सेम ही होगा। उसको बस इन निबंधों की जो भाषा है उसके अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा बस। हम इसको देखते हैं PYQ में। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, सफलता चरम परिष्करण है। इस निबंध को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि उससे संबंधित होकर हम इसको कैसे लिख सकते थे। तो इस प्रश्न की डिमांड समझते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न पूछा गया, व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। हमेशा व्यक्ति के जो मन में जो विचार आता है वो साधारण ही होता है, उसको उसके परिणाम के बारे में बाद में अनुमान लगाना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में बताएं, किसी ने स्वयं की रक्षा करने के लिए हथियार बनाए होंगे। जैसे आप पुरापाषाण काल की बात करते हैं, तब लोगों ने शिकार करने के लिए हथियार बनाए। उसके बाद जब युद्ध शुरू हुए कुछ समय बाद, तो आत्मरक्षा के लिए या दूसरों पर आक्रमण करने के लिए जो हथियार बनाए वो धातुओं के बने थे या कुछ पत्थर के भी बने थे। वहाँ से लेके जो विचार आया कि हमें अपने लिए हथियार बनाना है, वो साधारण विचार था। और आज जो परिणाम क्या हुआ है, आज परिणाम वो दिखाई देता है हमको परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के रूप में। तो आपसे क्वेश्चन की डिमांड यही है, क्वेश्चन आपको समझना यही था कि कैसा एक सिंपल सा विचार कि मन में किसी की मन में भी आता है। जैसे न्यूटन की मन में ही आया था सीधा, अभी हमने आपको जो उदाहरण दिया कि सेब नीचे क्यों गिरा। अब उन्होंने उसका अनुसंधान किया और उसका परिणाम हमें आज फिजिक्स के रूप में दिखता है। फिजिक्स का जो आज रूप है वो उन्हीं साधारण विचार के कारण है। अगर वो साधारण विचार उनके मन में नहीं आता तो आज ये जो हमें फिजिक्स का रूप दिखाई देता है वो रूप ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न की डिमांड को सही तरीके से समझ गए होंगे। अब आपका प्रश्न है, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। जैसे कि स्टूडेंट से बात हुई है, उन्होंने इसी क्वेश्चन को सबसे अच्छा बताया है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मुख्य परीक्षा में इसी प्रश्न को चयनित करके लिखा है। अब इसकी लिंक देखते हैं हम थीम को लेकर। तो 2017 में पूछा गया है, सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। इसमें जो स्वार्थपरायण है, स्वार्थपूर्वक बोल सकते हैं आप इसको। तो ये डायरेक्ट लिंक है यहाँ पर। अभी हम आपको जो प्रश्नों में
50 से लेकर 60% तक का जो मैटर बता रहे थे, इसमें आकर वो 70 से 80% हो जाएगा। बस इस बारे में हम वही बोलेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा बस। तो इसमें आपसे डिमांड क्या थी? देखिए, ये सबसे अच्छा निबंध माना जा सकता है। इसमें छूटने का डर क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। इसमें आपको छूटने का डर ये होगा कि सोशल मीडिया पर जो दिखावे की संस्कृति पैदा हुई है, तो अलग अलग व्यक्ति जो कुछ दिखा रहे हैं, कुछ लोग उनको देख रहे हैं, तो उनके मन में यह प्रवृत्ति आती है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और कई लोगों के पास कुछ स्रोत होते हैं, कई लोगों के पास नहीं होते। तो छात्रों के माध्यम से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कई जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, जब वो सोशल मीडिया देखते हैं, अपने ही उम्र के अन्य लोगों को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वो जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन खुद को देखते हैं तो वो देखते हैं कि हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और इसका अभी परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो छूटने का डर है, वो यही है। अब अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है, ये आप सबको पता ही है। तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को लाइन टू लाइन लिखना था, एक अच्छे वे में, जैसे हम सुई में धागा पिरोते हैं, उसी माध्यम से लाइन बिल्कुल आराम से शुरुआत करनी थी और इसको अंतिम तक ले जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन है, गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। तो इसकी थीम देखें हम। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। हमने ये प्रश्न, ये 2022 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया है। हमने यही प्रश्न अपने टेस्ट सीरीज में भी दिया था, आप सभी देख सकते हैं। तो जो प्रश्न की जो पहली थीम थी, छप्पर पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बाकी हम इसकी डिमांड को समझते हैं। गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। इसमें सीधा सीधा प्रश्न यही कह रहा है कि आप कुछ ना कुछ करिए, गलत होगा सही होगा वो बाद में देखा जाएगा। यदि आप कुछ करेंगे ही नहीं तो वो ज़्यादा बेकार है कि कुछ गलत होता। तो प्रश्न की डिमांड यही है कि आप ये साबित करें कि हमको बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कार्य करना है। आप इसमें कोटेशन डाल सकते हैं, कुछ भी कोटेशन जो आपको याद हो वो डाल सकते हैं। तो जैसे हारा वही जो लड़ा नहीं, आप इसमें ये कोटेशन डाल सकते हैं जब स्टार्ट करते हैं निबंध को। तो आपको इसी वे में ले जाना है। ये थोड़ा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब है हमारा क्वेश्चन, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो पूछा गया है, फिलोसफिकल निबंध तो ये है ही, ये प्रतीकात्मक रूप से पूछा गया है। यहाँ पर जो जंगल और सभ्यता से को लिंक किया गया है और रेगिस्तान को, वो किया गया है कि मानव के आने से पहले, मानव सभ्यता के आने से पहले प्रकृति कैसी थी और अब कैसी बनती जा रही है। यानी जो विषमताएं हैं, जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको रेगिस्तान के रूप में निरूपित किया गया है। और जो जंगल है, हरा भरा जंगल, उसे एक अच्छे साध्य के रूप में उपस्थित किया गया है कि सबसे सुंदर दुनिया तभी थी जब सभ्यता नहीं थी। सभ्यता ने आके उस पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डाला है। आज का क्लाइमेट चेंज, वर्तमान में हो रही सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, भौगोलिक समस्याएं, जितने भी आयाम होते हैं आपके, उनको आप इसमें डाल सकते हैं। और इसी क्वेश्चन की अगर आप थीम को देखें तो आप 2022 का प्रश्न देख सकते हैं, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। इसमें भी आपको प्रतीकात्मक रूप से देख सकते हैं आप। इसमें आपका प्रतीक का उपयोग किया गया था। कैसे कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। वन किस प्रकार बताते हैं हमको कि आर्थिक समृद्धि कैसे हो। वन को यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में माना गया था कि वो जानते हैं कि इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी को ग्रोथ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे भी प्रतीक का उपयोग किया गया था। सेम उसी वे में नेचर को लेके, यहाँ पे नेचर का जो यूज़ था वो था वन, यहाँ पर जंगल और रेगिस्तान को लिया गया है। तो बस यही प्रश्न की डिमांड थी, आपको उसी अनुरूप लिखना था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। अब इसकी थीम देखें हम तो 2015 और 2014 में प्रश्न पूछे गए हैं। 2015 का प्रश्न देखें तो है, किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। अब सेकंड 2014 में जो प्रश्न पूछा गया है, अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। जैसे कि हॉलीवुड की एक मूवी है मार्वल, उसमें कहा गया है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स विथ ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जो महाशक्ति आती है वो एक बड़ी उत्तरदायित्व को भी लेकर आता है। तो ये प्रश्न यूपीएससी ने पहले पूछ भी लिया है। अब इसी को थोड़ा ट्विस्ट करके उन्होंने इस प्रश्न को बनाया है। अब देखते हैं इस प्रश्न की डिमांड क्या थी। तो सभी मनुष्य, देखिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, चरित्र को परिभाषित करना है और प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य किस प्रकार रिएक्ट करता है उसको बताना है, और व्यक्ति का चरित्र किस प्रकार परिवर्तित होता है। जैसे जो व्यक्ति आपने देखा होगा वर्तमान में भी कि जो व्यक्ति राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के सामने विभिन्न वादे कर रहे हैं, जब उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे वो वही कार्य करने लगते हैं, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वह सामाजिक स्तर पर, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। जब किसी व्यक्ति को शक्ति मिल जाती है या सत्ता मिल जाती है तो उसका चरित्र परिवर्तन हो ही जाता है ज़्यादातर मामलों में। तो आपसे प्रश्न यही डिमांड किया गया था कि किस प्रकार चरित्र का परिवर्तन होता है और शक्ति किस प्रकार से प्रभावित करती है उसके चरित्र को परिवर्तन करने में। आगे देखते हैं। हाँ, आपके लगभग सभी प्रश्न हो चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको प्रश्न की डिमांड और आपको सोर्स बताने के लिए कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, सिर्फ इसके लिए था। आपको सब कुछ इसमें बता दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, PYQ, जो आपको अभी से पढ़ने हैं। यदि आपको 2025 में एग्ज़ाम देना है, 26 में देना है, 27 में देना है, तो आप PYQ को अच्छे से पढ़िए। सॉल्व लाना चाहते हैं तो सॉल्व बुक ले लीजिए एक, जिसमें आप निबंध को पढ़ सकते हैं या लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आपने निबंध कभी नहीं लिखा है या आपको निबंध लिखने में समस्या होती है तो आप एक काम कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर निबंध ई-बुक मिल जाएगी आपको। आप फाइल ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें बहुत कम फाइल्स ही मिलेंगी आपको PDF, तो उसमें आपको निबंध ई-बुक मिल जाएगी जो फ्री है। आप उसको एक बार पढ़िए। तो हमने जो आपको प्रश्न की डिमांड बताई है कि प्रश्न को आपको कैसे लिखना था, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से बताया गया है कि प्रश्न को प्रस्तावना से लेकर निष्कर्ष तक कैसे लिखना होता है, आपको ये बताना है। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने उसका सोर्स देखा कि PYQ के क्वेश्चंस को लेकर कैसे ट्विस्ट किया जाता है और उसको रिपीट कर दिया जाता है। देखिए UPSC है, ये PCS नहीं है। PCS में सीधे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, लेकिन UPSC रिपीट तो करता है लेकिन उसी की तरह नहीं करता, वो थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है, 2 या 3 क्वेश्चंस को आपस में मर्ज कर देता है, फिर प्रश्न आपसे पूछता है। और दूसरा देखा हमने कि प्रश्न का अर्थ क्या था, क्योंकि देखिए सबसे जो समस्या दिखाई देती है सबसे बड़ी वो यही है कि स्टूडेंट्स को प्रश्न ही समझ में नहीं आते। तो हमने इस वीडियो में आपको प्रश्न समझा दिए हैं कि उनकी डिमांड क्या थी, आपको इसमें लिखना क्या था। हम अगली वीडियो लाएंगे, उसमें आपको हर एक निबंध पर बारी बारी से स्टार्टिंग में क्या लिखना था, उसमें कंटेंट क्या लिखना था, उसके लिए पॉइंट्स क्या होने थे, उसको किस तरीके से लिखना था, उस पर एक एक निबंध पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और उस पर अगली वीडियो आएगी। ये वीडियो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर थी कि आपको निबंध को पेपर को देखकर जो डर लग रहा था कि इसको कैसे लिखा जाए उसको दूर करना था। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। धन्यवाद।